आदाब नमस्कार। मैं हूं उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। भारत की सियासत में इस वक्त एक नया आंदोलन तेज़ी से उभरता दिखाई दे रहा है। कुछ ही हफ्ते पहले तक ये आंदोलन कथित परीक्षा अनियमितताओं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर था, लेकिन अब इसकी लड़ाई एक नए मोर्चे पर पहुंच चुकी है। मुद्दा है भारत के सरकारी स्कूलों की हालत। पीने का साफ पानी, काम करने वाले शौचालय, बिजली, सुरक्षित स्कूल परिसर, बच्चों के लिए अच्छा मिड डे मील और शिक्षकों की नियमित मौजूदगी जैसे बुनियादी सवाल अब देश के अलग अलग हिस्सों में एक बड़े आंदोलन का रूप लेते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से सामने आई एक घटना ने इस पूरे अभियान को बेहद संगीन बना दिया है। आरोप है कि एक सरकारी स्कूल की हालत का जायजा लेने वाले 26 साल के अब्दुल हफीज और उनके पिता पर हमला किया गया। इस हमले में अब्दुल हफीज के पिता मोहम्मद माफिक गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। अब सवाल सिर्फ स्कूलों की टूटी हुई इमारतों का नहीं रह गया है। सवाल अब यह है कि क्या बेहतर शिक्षा और जवाबदेही की मांग करने वालों को हिंसा का सामना करना पड़ेगा? आखिर सरकारी स्कूलों की असली हालत क्या है और क्या सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुआ ये आंदोलन भारत की शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। 13 अगस्त को अब्दुल हफीज अपने पुराने प्राथमिक स्कूल पहुंचे थे। ये स्कूल पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के करीकुसा गांव में स्थित है। हफीज कभी इस स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन इस बार वे एक पुराने छात्र के तौर पर सिर्फ अपने बचपन की यादें ताज़ा करने नहीं गए थे। वे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के एक अभियान के तहत सरकारी स्कूल की हालत देखने पहुंचे थे। सीजेपी ने देश भर में सरकारी स्कूलों का जायजा लेने का अभियान शुरू किया था। इस अभियान का नाम दिया गया था फिक्स द स्कूल्स, यानी स्कूलों को ठीक करने की मुहिम। इस अभियान के तहत समर्थकों और आम लोगों से ये कहा गया कि वे अपने आसपास के सरकारी स्कूलों में जाकर वहां की बुनियादी सुविधाओं को देखें और उनकी स्थिति को सामने लाएं। सीजेपी ने इसके लिए 4 अहम मुद्दों की एक चेकलिस्ट तैयार की थी। पहला, क्या बच्चों के लिए साफ पीने का पानी और काम करने वाले शौचालय मौजूद हैं? दूसरा, क्या स्कूल में बिजली है और क्या कक्षाएं इस्तेमाल करने लायक हालत में हैं? तीसरा, क्या स्कूल की 4 दीवारी मौजूद है और क्या बच्चों के लिए परिसर सुरक्षित है? और चौथा, क्या बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील सही तरीके से दिया जा रहा है? और क्या शिक्षक नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं? ये सवाल सुनने में बेहद बुनियादी लगते हैं, लेकिन भारत के कई सरकारी स्कूलों में इन सुविधाओं की कमी लंबे समय से बहस का मुद्दा रही है। अब्दुल हफीज ने अपने पुराने स्कूल का जायजा लिया। इसके कुछ घंटे के बाद हालात अचानक बदल गए। हफीज का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से जुड़े कुछ लोग उनके घर पहुंचे और उनके तथा उनके पिता पर हमला किया। हमले में दोनों लोग घायल हो गए, लेकिन हफीज के 51 साल के पिता मोहम्मद माफिक की हालत ज़्यादा गंभीर हो गई। इलाज के बावजूद 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ये घटना सामने आने के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। बीजेपी की ओर से इन आरोपों से जुड़ी दूरी बनाई गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हमला करने वाले लोग अपराधी हैं और उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कार्रवाई का भी भरोसा दिया, लेकिन अपने पिता को दफनाने के अगले ही दिन अब्दुल हफीज ने साफ कहा कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हफीज का कहना है कि उनके पिता के लिए इंसाफ की लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी, लेकिन इस हमले से सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुविधाओं की मांग बंद नहीं होगी। यहीं से ये मामला एक स्थानीय घटना से निकलकर एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक सवाल में बदल गया है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आई थी। जुलाई में इस संगठन ने कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर नई दिल्ली में लंबा धरना प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन 37 दिनों तक चला और देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारी विरोधी जैन जेड प्रदर्शनों ने भी इसे नई ताकत दी। आखिरकार इस आंदोलन के दबाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। भारत की राजनीति में किसी बड़े जन दबाव के बाद किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई। इसी वजह से सीजेपी को लगा कि अब उसका अगला कदम शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हालत पर होना चाहिए। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अब्दुल हफीज के मामले पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि एक व्यक्ति सिर्फ इस सरकारी स्कूल की हालत देखने गया था जहां वे कभी पढ़ा करता था और इसके बाद उसके परिवार को हिंसा का सामना करना पड़ा। उसका कहना था कि बेहतर स्कूलों की मांग करने वालों पर हमला होना बेहतर
बेहद परेशान करने वाली बात है। इस बीच सीजेपी के एक अन्य प्रमुख नेता आशुतोष राका भी हाफिज के परिवार से मिलने पहुंचे। राका ने कहा कि संगठन सरकार से परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर सकता है, लेकिन बताया गया कि अब्दुल हफीज ने सिर्फ आर्थिक मदद की बात नहीं की, उन्होंने इच्छा ये जताई कि उनके पिता की याद में किसी स्कूल का नाम रखा जाए। ये मांग अपने आप में एक बड़ा संदेश दे रही है। एक बेटे ने अपने पिता को हिंसा में खो दिया, लेकिन उसकी मांग किसी राजनीतिक पद, किसी निजी फायदे या किसी और बदले की नहीं थी। उसकी मांग शिक्षा से जुड़ी हुई थी और शायद यही वजह है कि ये घटना आंदोलन के समर्थकों के लिए एक भावात्मक मुद्दा बन गई। अब ये अभियान सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहा है। राजस्थान में भी सीजेपी के नेता आशुतोष राका प्राथमिक स्कूल के छात्रों के साथ धरने पर बैठे। अलवर जिले में बच्चों ने अतिरिक्त कमरों, साफ शौचालय और पीने के पानी की मांग की। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने इन मांगों पर ध्यान देने और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद राजस्थान सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। बीजेपी शासित राजस्थान में सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटो या वीडियो बनाने पर पाबंदियां लगा दी गई। सरकार ने इसके पीछे छात्रों की निजता और सुरक्षा का हवाला दिया। आदेश में स्कूल प्रबंधन को यह भी कहा गया है कि बिना अनुमति ऐसे सर्वे या गतिविधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार के इस फैसले ने नई बहस शुरू कर दी है। एक तरफ सरकार का कहना है कि बच्चों की प्राइवेसी और सुरक्षा जरूरी है, दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर स्कूलों की हालत अच्छी है तो आम लोगों को उनकी स्थिति देखने और सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है। यही वह टकराव है जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है। शिक्षा नीति से जुड़ी विशेषज्ञ समीना बानो का कहना है कि भारत की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सामान्य सिर्फ इमारतों की नहीं तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक पिछले 10 सालों में अलग अलग राज्यों में किए गए निरीक्षणों के दौरान कई गंभीर समस्याएं सामने आई हैं। कुछ जगहों पर शिक्षक ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में मिले। कुछ ग्रामीण इलाकों में नियुक्तियों और शिक्षकों की मौजूदगी से जुड़े सवाल सामने आए। उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों की सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई की गुणवत्ता, बच्चों की सीखने का स्तर और उन्हें मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता है। यानी सिर्फ नया भवन बना देना काफी नहीं है। अगर स्कूल की इमारत चमकदार है लेकिन बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षक नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, शौचालय बंद है, पानी नहीं और मिड डे मील की गुणवत्ता पूरी तरीके से खराब है, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को सफल कैसे किया जा सकता है। समीना बानो का कहना है कि सरकारी शिक्षा को एक बड़े और बुनियादी बदलाव की जरूरत है। उनके मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने शिक्षा के उन मुद्दों को एक बार फिर मुख्यधारा की राजनीति और सार्वजनिक बहस का हिस्सा बना दिया है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। मांग उठाना एक बात है और पूरे सिस्टम में स्थायी बदलाव लाना दूसरी बात है। इसके लिए मजबूत संस्थाएं चाहिए, जवाबदेही चाहिए, बजट चाहिए और सबसे बढ़कर राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। इस पूरे आंदोलन का एक और दिलचस्प पहलू है सोशल मीडिया। नई दिल्ली में जेन जी प्रदर्शनकारियों के सड़कों से हटने के बाद भी आंदोलन की रफ्तार कम नहीं हुई है, बल्कि सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूलों के वीडियोस तेजी से सामने आने लगे हैं। कई बच्चे सड़क जाम करके बेहतर स्कूल की मांग कर रहे हैं। कई छात्र स्थानीय प्रशासन के दफ्तरों के बाहर पहुंच रहे हैं। कई बच्चे अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं कि स्कूल में पानी क्यों नहीं है, शौचालय क्यों बंद है और कक्षाओं की हालत इतनी खराब क्यों है। यही वह जगह है जहां सीजेपी की रणनीति पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग दिखाई दे रही है। नई दिल्ली के राजनीतिक जानकार असीम अली का कहना है कि ये संगठन सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। उनके मुताबिक किसी पारंपरिक राजनीतिक पार्टी को देश के हर गांव और कस्बे में कार्यकर्ताओं का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने में भारी संसाधन लगते हैं, लेकिन सोशल मीडिया आधारित आंदोलन में संगठन अपने समर्थकों से सीधे अपील कर सकता है। लोग खुद अपने गांव के स्कूल में जा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, समस्याएं रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं और देखते ही देखते एक स्थानीय समस्या राष्ट्रीय बहस बन सकती है। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आंदोलन की संगठनात्मक लागत कम हो जाती है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी है। जो लोग मैदान में उतर रहे हैं उनमें से बहुत से लोग पेशेवर राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हैं। उनके पास हिंसक परिस्थितियों से निपटने का अनुभव नहीं है, न ही हर जगह उन्हें किसी मजबूत संगठन की सुरक्षा हासिल है। अब्दुल हफीज और उनके पिता के साथ हुई घटना को इसी खतरे की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।
एक तरफ सोशल मीडिया किसी भी आम नागरिक को आवाज देता है, लेकिन दूसरी तरफ वही व्यक्ति स्थानीय सत्ता, राजनीतिक टकराव और हिंसा के खतरे के सामने अकेला भी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की घटना के बाद भी सीजेपी ने अपना अभियान रोकने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को आशुतोष राका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा ये किया कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कई जगहों ने सीजेपी को छात्रों के साथ बैठक करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। राका ने इसे राजनीतिक दबाव बताया और कहा कि आंदोलन को रोकने की हर कोशिश उसे और बड़ा बना सकती है। उनका कहना था कि जितना आंदोलन को रोका जाएगा उतना ही ये और ज्यादा बढ़ेगा और सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर सवाल पूछता रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा। क्या सरकारें इन मांगों को सिर्फ राजनीतिक विरोध मानकर नजरअंदाज करेंगी या फिर सरकारी स्कूलों की बुनियादी हालत को सुधारने के लिए कोई बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू होगा। भारत में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों की शिक्षा पूरी तरह सरकारी स्कूलों पर निर्भर कर रही है। जिन परिवारों के पास निजी स्कूलों की महंगी फीस भरने की क्षमता नहीं है, उनके लिए सरकारी स्कूल सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण एक कुंजी है। अगर इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर हो जाती है तो इसका असर सिर्फ एक पीढ़ी पर नहीं पड़ेगा, इसका असर रोजगार पर पड़ेगा, गरीबी पर पड़ेगा, सामाजिक बराबरी पर पड़ेगा और आखिरकार देश के भविष्य पर पड़ता है। इसलिए साफ पानी, साफ शौचालय, बिजली, सुरक्षित परिसर, अच्छा भोजन और नियमित शिक्षक कोई छोटी मांग नहीं है, ये बच्चों के बुनियादी अधिकारों से जुड़े सवाल हैं। अब्दुल हफीज के पिता की मौत ने इस आंदोलन को एक दर्दनाक मोड़ दिया है। आरोपों की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अपनी जगह है, लेकिन इस घटना के बाद एक बात और साफ हो गई है कि शिक्षा अब सिर्फ किताबों और परीक्षाओं का मुद्दा नहीं रहा है। ये सड़कों पर पहुंच चुका है, ये सोशल मीडिया पर पहुंच चुका है और अब बच्चे भी खुद सवाल पूछ रहे हैं। क्या उनके स्कूल में साफ पानी है? क्या उनके लिए सुरक्षित शौचालय है? क्या शिक्षक रोज पढ़ाने आ रहे हैं? क्या उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी यही सम्मानजनक शिक्षा मिलेगी जिसकी उम्मीद देश के हर परिवार को होती है? आने वाले दिनों में कांग्रेस जनता पार्टी का ये अभियान कितना सफल होता है ये देखना बेहद अहम होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि सरकारी स्कूलों की हालत पर शुरू हुई ये बहस अब आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। एक तरफ सरकारें सुरक्षा, निजता और कानून का हवाला दे रही हैं, दूसरी तरफ आंदोलनकारी जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे हैं और इन दोनों के बीच खड़े हैं भारत के करोड़ों बच्चे जिनका भविष्य इस बात पर निर्भर कर रहा है कि सरकारी स्कूलों को सिर्फ इमारतों के तौर पर देखा जाएगा या देश के भविष्य की बुनियाद के तौर पर। तो क्या ये आंदोलन भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े शुरुआत की और बढ़ेगा या फिर ये भी कई दूसरे आंदोलन की तरह राजनीतिक टकराव और विवादों में उलझकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या सरकारी स्कूलों की हालत की जांच आम नागरिकों को करने की इजाजत होगी या क्या सरकारों को ऐसे अभियानों को रोकने की बजाय जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए? कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।